कैसे हैं आप सब? ओनली 2 चिल्ड्रन आर हियर, मोनिका एंड तरुण। यार कमाल करते हो आप लोग बेटा। मैम गुड आफ्टरनून बेटा। प्लीज कम फास्ट एवरीवन। सिर्फ 2 बच्चे हैं, थोड़ा सुन कर। बच्चे घटते जा रहे बजाय बढ़ने के। हाँ जी बेटा, हम पढ़ गए थे गजल, दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल। वेरी गुड, शाबाश। गजल जिसके रचयिता है दुष्यंत कुमार जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में 1933 ईस्वी में हुआ था। और इनका बचपन का नाम पूछा जाए तो क्या था? दुष्यंत नारायण। इनके बचपन का नाम था दुष्यंत नारायण। याग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था और यहीं से इनका साहित्यिक जीवन की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी। वे वहां की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठी में सक्रिय रूप से काम करते रहे थे। नए पते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे थे। ये जरूरी बातें ही पढ़ेंगे क्योंकि लेखक परिचय हम कल पढ़ चुके हैं। और इनका निधन 1975 ईस्वी में हो गया था। 1933 में ये पैदा हुए थे, 1975 में इनका देहावसान हो गया था। इनकी रचनाएं, इनके द्वारा काव्य थे सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, गीति नाट्य, एक कंठ विष पाई और उपन्यास थे छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। साए में धूप जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है साए में धूप गजल। हाँ जी, पढ़ रहे हैं। निखिल आप बहुत लेट हो बेटा, टाइम से आ जाया करो। जो मैम पहले आ गया था मैं, तो आप बता रहे थे लेखक के बारे में। वेट गुड करके मॉर्निंग। ही बताने लगी, क्या करूं? अब 2 ही बच्चे आए थे, 2 से ही क्लास शुरू करनी पड़ गई मुझे। टाइम से आ जाया करो। ओके मैम, ठीक सॉरी है? मैम। ओके मैम। हाँ गुड, ओके। लक्ष्मी आप भी बहुत लेट आ गए हो बेटा, 6 मिनट लेट हो पूरा। 12 बजे का टाइम है, सही 12 बजे आ जाया करो बेटा। चलिए, लेखक परिचय तो हो चुका। अब एक बार थोड़ा सा लेयर लेंगे क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी।
आगे बढ़ने से इसको थोड़ा सा ले लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके इस चैप्टर को आज ही खत्म कर देंगे और नेक्स्ट वीक से हम रिवीजन शुरू करेंगे। सिलेबस आपको मिल ही चुका है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। डेट भी आपको मिल चुकी है, 16 जनवरी से आपके पीटी टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो बी अलर्ट। कहाँ तो तय था चिरागा हक एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। बहुत पते की बात है, 4 लाइनों में बहुत गहराई की बातें लिखी हुई है। ये हमारे राजनीतिक दल पर, राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ा करारा कमेंट किया गया, व्यंग किया गया है। तो कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि कहाँ तो उन्होंने वादे किए थे, घोषणा की थी हर घर में रोशनी का, बिजली का, यानी कि सुख सुविधाओं का प्रबंध कर देंगे, और कहाँ पूरे शहर के लिए भी एक चिराग का उपलब्ध नहीं हुआ। मयस्सर मतलब उपलब्ध होना, तो कहाँ पूरे शहर के लिए भी रोशनी का कोई प्रबंध नहीं हुआ। एक रोशनी का भी, एक जगह भी रोशनी का प्रबंध नहीं हुआ। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। यानी कि जहाँ से छाया की उम्मीद होती है, यानी कि हमें सुख सुविधाओं की उम्मीद थी कि भाई यहाँ से हमें कुछ मिलेगा, बजाय वहां से छाया, उन पेड़ों से छाया मिलने के बजाय उल्टा धूप मिल रही है। मतलब जहाँ से हमें उम्मीद थी कि हमें यहाँ से कुछ लाभ प्राप्त होगा, कुछ सुविधाएं प्राप्त होंगी, और वहां से हमें क्या मिल रहा है, उल्टा वो सरकारें, वो व्यवस्थाएं हमारा ही शोषण कर रही है। बजाय हमें सुविधाएं देने के, उल्टा हमारा ही शोषण कर रही है। ऐसी अर्थव्यवस्था से चलो उम्र भर के लिए ही, सदा के लिए ही, हमेशा के लिए ही चलो कहीं और चला जाए। यानी कि आम व्यक्ति यहाँ पर निराशा अनुभव कर रहा है और लेखक कह रहा है कि चलो ऐसी व्यवस्था से तो दूर रहकर ही अपना जीवन बसर किया जाए, जीवन बिताया जाए। ओके, नेक्स्ट। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। छोटी सी कविता है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, अर्थात कहने का मतलब ये है हमें पूरी सुविधाएं ना है। भाई सुविधाएं तो नहीं मिल गई, ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ भी कोई व्यवस्था है, ना अन्न धन की कोई व्यवस्था है, तो कोई बात नहीं। ये कवि दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं एक साधारण जनजीवन के बारे में, आम आदमी के जीवन के बारे में, आम नागरिक के बारे में बता रहा है कि उसे कोई सुविधा नहीं मिली, यानी कि इतने गरीब है हो, ये गरीबी भरा, शोषित भरा जीवन जीने को वो मजबूर है। अगर इनके पास कमीज ना भी हो, यानी कि कपड़े ना हो, तो वो अपने पैरों को, अपने घुटनों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। ठीक है, जैसे कि सर्दी लगती है तो हम घुटने मोड़ कर सोते हैं, घुटने मोड़ कर बैठ जाते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। तो कह रहे हैं कि इनकी गरीबी भरा जीवन, शोषण भरा जीवन जो है, वो मजबूर है ऐसा जीवन जीने के लिए, और उनके पास कपड़े ना भी हो तो पैरों को मोड़ कर अपने पेट को ढक लेंगे, यानी कि अपने बचाव का प्रबंध करेंगे, लेकिन विरोध नहीं करेंगे। अपने शासक का ये लोग विरोध नहीं करते, क्योंकि विरोध करने का भाव ही इनमें बिल्कुल खत्म हो चुका है ना। और जो शासक है उनको ऐसे ही लोग चाहिए जो उनका विरोध ना करें।
ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, क्योंकि शासक जो लोग हैं वो हमेशा ऐसी ही प्रजा चाहता है जो उनके विरोध में ना खड़ी हो सके, उनके विरोध में आवाज ना उठा सके, उनके विरोध में ना बोल सके। इसलिए कहा है ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, अर्थात ऐसे शासकों के लिए ही तो ये लोग मुनासिब है। मुनासिब मतलब उपयुक्त, एकदम अनुकूल या उपयुक्त, ये पढ़ा था हमने मीनिंग। तो ऐसे शासकों को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ऐसे शासकों के लिए यही लोग मुनासिब है। दुष्यंत कुमार जी आगे कह रहे हैं, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। यानी कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम आदमी का वह सपना तो है, कल्पना तो है। ख्वाब मतलब सपना या कल्पना, ठीक है। तो आम आदमी का वो सपना तो है, कहने का मतलब ये है कि ईश्वर मानव की कल्पनाओं में है ना। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, वो इसी कल्पना के माध्यम से, इसी कल्पना के नजरिए से उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं, हसीन नजारा देखने के लिए मिल जाते हैं, सुंदर दृश्य देखने को मिल जाते हैं, और बस वो अपना जीवन बिता लेते हैं, उनका जीवन कट जाता है, वो अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। पाँव से पेट ढकने का अर्थ स्पष्ट करें। पाँव से पेट ढकने का अर्थ स्पष्ट करें। बेटा इसका मतलब ये है कि वो लोग गरीब हैं, लेकिन उनमें विरोध करने की क्षमता, जो विरोधाभाव जो था वो बिल्कुल उनका खत्म हो चुका है। अर्थात उनको सुविधाएं ना भी मिले तो भी वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि उनको कपड़े तक नहीं है लेकिन वो अपने तन को ढकने के लिए अपने घुटने मोड़कर पेट ढक लेते हैं, है ना। यानी कि सुविधाएं उपलब्ध ना होने पर भी अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन विरोध नहीं करते। अच्छा सरकार किन से खुश रहती है और क्यों? जो लोग आंसर उनका विरोध नहीं करते उनसे वो बहुत खुश रहती है। जी हाँ, अभी अभी मैंने बताया कि उनमें विरोधाभाव खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार ऐसे ही लोगों का शोषण करती है, ऐसे ही लोगों का फायदा उठाती है, क्योंकि उनसे ही तो उनकी सरकार चल रही है ना। उन्हीं से खुश रहते जो उनका विरोध ना कर सके, वो अपना एडजस्ट ही करते चले लेकिन विरोध करने की हिम्मत कभी ना करें, ऐसे लोगों की जरूरत होती है। और ऐसे ही लोगों के कारण वो अपना मतलब निरंकुश शासन चलाती है, मनमानी कर लेती है, लोगों का शोषण करती है। खुदा के बारे में कवि क्या व्यंग करता है, इसका आम आदमी के जीवन पर क्या असर होता है? अरे खुदा के बारे में कोई कल्पना अभी बताया ना। खुदा हम के वह बारे में, हाँ 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 बोलो। वह कहते हैं कि खुदा नहीं है तो नहीं सही, उनकी कल्पना ही उनके लिए है। हाँ, ईश्वर के बारे में वो सुंदर कल्पना कर रहा है,
हसीन नजारा तो है, यानी कि वो सुंदर कल्पना कर रहा है, सुंदर दृश्य की कल्पना कर रहा है और उसी कल्पना के साथ ही अपने जीवन को बिता देता है। नेक्स्ट, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बरकरार हूँ आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायद की, ये एहतियात जरूरी है इस बहक के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तरह, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मुतमईन होता है आश्वासन, यानी कि आश्वस्त होना। वे मुतमईन है, वे आश्वस्त है, पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मैं बेकरार, इसमें मिस्टेक हुई थी, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर। बेकरार मतलब बेचैन, बेचैनी पढ़ा था, बेचैन या व्याकुल। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायद की, जुबान मतलब उसकी आवाज। निजाम मतलब शासक। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, यानी कि मैं व्याकुल हूँ उसकी आवाज में, यानी कि वाणी में। असर मतलब प्रभाव। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायद की, निजाम मतलब शासक, सील दे बंद कर दे, जुबान मतलब उसकी आवाज। शायक, शायक मतलब जो गाने वाला है, अर्थात यहाँ पर कवि है, तो कवि की जुबान बंद कर दे। एहतियात जरूरी है इस बहक के लिए, एहतियात मतलब सावधानी, है ना, बचाव। बहक मतलब शेर का छंद। जी तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तरह, गुलमोहर एक प्रकार का फूल का पौधा है। मरे तो गैग की गलियों में गुलमोहर के लिए। गैग मतलब अन्य, गलियां मतलब रास्ते। बस अब इनको अरेंज करके नाम देना है। वे मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कवि क्या कह रहे हैं? कवि एक आम व्यक्ति के विश्वास की बात कर रहा है। कवि बता रहा है कि जो आम जनता है, आम लोग है, आम नागरिक है, उनको ये विश्वास है, क्या मान बैठे, वो अपने मन में ही मान बैठे हैं कि जो ये नेता लोग हैं, जो भ्रष्ट व्यक्ति है, उनके दिल पत्थर के होते हैं। अर्थात इसीलिए तो वो जो जैसा कर रहे हैं वो चुपचाप सहन कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने मन में ये बात बिठा चुके हैं कि जो ये राजनेता लोग हैं, शासक लोग हैं, वो उनके दिल पत्थर के होते हैं, उनमें कोई भावना ही नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, कोई संवेदना नहीं होती उनमें। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, लेकिन मैं इसलिए बेकरार हूँ, इसलिए बेचैन हूँ, इसलिए व्याकुल हूँ कि ये जो आम जनता है, आम आदमी है, आम नागरिक है, उनकी आवाज में भी असर हो, प्रभाव हो। किस चीज का? विरोध का, क्रांति का। क्रांति का प्रभाव हो, क्रांति का असर हो, विरोध का असर हो। इनकी आवाज मतलब उठे और इनका विरोध कर सके, इनका भ्रष्टाचार, जो भ्रष्ट व्यक्तियों का भ्रष्टाचार है, उनको खत्म कर सके। वे मुतमईन है कि
पत्थर पिघल नहीं सकता। ये जो आम लोग हैं वो आश्वस्त हो चुके हैं, मतलब वो समझ चुके हैं, वो मतलब उनके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि ये नेता लोग तो पत्थर के दिल है, यानी कि इनमें कोई भावना नहीं होती, इनको बताने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हमारी बात को समझेंगे ही नहीं। इसलिए वो चुप बैठ चुके हैं और उनके हर एक शोषण को, हर अत्याचार को, वो सब कुछ बर्दाश्त किए जा रहे हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि मैं तो बेचैन हूँ कि ये लोग कब अपनी आवाज उठाए, कब इनका विरोध करें, कब इनका प्रतिरोध करें। यह देखने के लिए मैं व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायद की, ये एहतियात जरूरी है इस बहक के लिए। कवि क्या कह रहे हैं? तेरा निजाम है, निजाम क्या पढ़ा था हमने? शासक। सिलदे जुबान शायद की, यानी कि कवियों की जुबान को चुप कर दे। अर्थात जो कवि इस तरह से क्रांति की को भड़का रहे हैं, यानी कि जो सत्ता को यही डर होता है, शासक लोग जो होते हैं उनको यही डर होता है, जैसे रिपोर्टर वगैरह से, इन लोगों से वो खास कर डरते हैं। क्यों डरते हैं वो लोग? क्योंकि वो जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को जगाते हैं, उत्साहित करते हैं क्रांति के लिए, वो उनको जागरूक करते हैं, और यही काम कवि भी करते हैं। तो ये शासक लोग, इनको हमेशा कवियों से और अखबार वालों से हमेशा खतरा बना रहता है। तो ये चाहते हैं कि इन कविताओं पर प्रतिबंध लगा दे, यानी बंद कर दे, यानी कि इन कवियों की जबान को सील दे। अर्थात कहने का मतलब ये है, इनकी जबान को चुप करा दे। क्योंकि कवि हमेशा अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को, अपने खिलाफ होने वाले विरोध को दबाना चाहते हैं, क्योंकि ये दबाना बहुत जरूरी है। ये एहतियात जरूरी है इस बहक के लिए, यानी कि उनको चुप कराना, अपनी राजनीति स्थापित करने के लिए इन कवियों को चुप कराना, ताकि ये क्रांति ना फैला सके, लोगों को उनके हक के लिए, उनके विरोध में ना खड़ा कर दे। इसके लिए ये जरूरी है कि इन कवियों को चुप करा दिया जाए। अपने शासन के लिए, तेरा निजाम है, अपने शासन के लिए ये लोग, राजनेता लोग चाहते हैं कि इन कवियों की जबान को बंद करा दिया जाए, क्योंकि ये सावधानी, एहतियात मतलब सावधानी, ये सावधानी इस छंद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शेर का जो ये छंद लिखा है उसके लिए बहुत जरूरी है। और कहने का मतलब ये है कि शासन के लिए, अपना शासन चलाने के लिए इनकी जबान को चुप कराना अत्यंत आवश्यक है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब तक जिए, एक बगीचे में फूल की तरह से जिए। जैसे बगीचे में एक गुलमोहर का फूल खिलता है ना, इस तरह से जिए। अर्थात
मनुष्य जब तक जिए अपने मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए, और जब वो मरे तो दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरे। यानी कि अन्य की गलियों में भी अगर मरता है तो भी वो अपने इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए मरे। अगर वो जिंदा है तो मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए शांति से जिएगा, और मरता है तो भी वो अपने इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए किसी अन्य की गलियों में मरे। हाँ जी, वे मुतमईन है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। तो वे कौन है तथा उनकी सोच क्या है? अब आपके लिए ओम भी आसान हो गया, क्योंकि लाइन मैंने खुद ही उठा के रख दी है। बताओ बेटा, वे कौन है? वे कौन है और उनकी सोच क्या है? अभी आंसर बताया है। बहुत दिनों बाद दिखाई दिया अवनीश बेटा, और ये वंश भी बहुत लेट आया है। वंश, अवनीश क्या कहाँ रहते हो आप लोग? और सारी मैम की मैं तो सारी सही टाइम पे आया हूँ। हाँ मैंने देखा बेटा, सही टाइम मैम पे। 12 आ गया था मैम। सिर्फ 2 बच्चे आए हैं 12 बजे बेटा, सिर्फ 2। 12:03 पर मैंने 12:07 पे ज्वाइन किया है। सारे के सारे कैमरा ऑफ किए बैठे हो, थोड़ी देर ध्यान ना दो तभी कैमरा ऑफ। चलिए कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे, शाबाश, वेरी गुड गुड। सभी बच्चे ऑन कीजिए, सभी का ऑन होना चाहिए। वंश लोहिया, तरुण ने ऑफ क्यों कर दिया बेटा? तरुण का तो शुरू से ही ऑन था। हाँ गुड, वेरी गुड, शाबाश, कंटिन्यू बेटा। ये थोड़ी सी आपके लिए थोड़ी सी टफ ही थी, ये मुश्किल थी ये कविता, क्योंकि सारा ही प्रतीकात्मक कहानियां हैं इसमें, प्रतीकात्मक बात कर। हाँ, इसलिए ये आपके लिए थोड़ी टफ पड़ेगी, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको सिलेबस मिल गया है, अगर उसमें भी किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए अभी जितना पढ़ा उसमें से जवाब दीजिए, देखती हूँ कितना समझ में आया। वे कौन है तथा उनकी सोच क्या है? बताइए फटाफट। वे कौन है? हाँ, वे कौन है? जानते तो वे मुतमईन है, मैंने अभी बोला है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। बोलो बेटा। अरे वे कौन है? वे आम लोग ही तो है। वे अपने मन में बात बिठा के बैठ गए हैं, ये धारणा बना के बैठ गए हैं कि भाई राजनेता लोगों के सामने कुछ भी कहना व्यर्थ है, उसमें कोई भावना ही नहीं होती, संवेदना ही नहीं होती, वे तो पत्थर के हैं और पत्थर को कभी पिघलाया नहीं जा सकता। इसलिए वो हर परिस्थितियों से सामना कर चुके हैं, यानी कि हर चीज को वो एडजस्ट कर चुके हैं, तो किसी का भी प्रतिरोध ही नहीं करते। किसी भी बात का विरोध नहीं करते, वो जैसा चल रहा है सब चलने दो। इसलिए वो अपने मन में धारणा करके बैठ गए हैं कि भाई इनमें कोई संवेदना नहीं होती, इनमें हमारी बातों का कोई प्रभाव भी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सब कुछ विरोध करना ही छोड़ दिया। तो वे, मैंने पूछा वे कौन है, तो वे आम ही व्यक्ति है, और उनकी सोच क्या है?
उनकी सोच ये है कि ये तो पत्थर के है, ये हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकते, यानी कि हमारी किसी भी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते। और वाकई में जो कहा है शुरू में है कि हम हर घर में चिराग जलाएंगे, लेकिन एक पूरे शहर के लिए भी एक चिराग नहीं जलाया। वादा तो कहा करते थे कि पूरे हर घर में हर सुविधा का प्रतिबंध करेंगे, हम बंदोबस्त करेंगे, लेकिन हुआ क्या? चलिए, अच्छा, कवि किसके लिए बेकरार है? बेकरार मतलब बेचैन, व्याकुल। आम इंसान के लिए। जी हाँ, वेरी गुड। और थोड़ा और कोई? शाबाश बेटा, बताओ। आम इंसान के लिए, शाबाश। वो चाहते हैं कि आम इंसान भी अपनी हक के लिए आवाज उठाए, है ना? वो विद्रोह करे, वो विरोध में आवाज उठाए, क्योंकि अगर उनकी आवाज में असर होगा, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, अगर उनकी आवाज में असर होगा, प्रभाव होगा, तो वो पत्थर भी पिघल जाएंगे। और वो चाहते हैं कि क्रांति हो। वो अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो क्रांति के समर्थक हैं। कौन? लेखक, कवि। कवि, कवि कौन है? दुष्यंत कुमार। कवि का नाम जरूर याद रखना, हर चैप्टर के राइटर का नाम याद होना चाहिए। तो पापा को नहीं बोल सकती थी? हाँ जी, साथ साथ किस कोशिश में रहता है? सामने ऐसा लिखा है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायद की। यही आपका आंसर है बेटा। नहीं जा रही है डंडा खिलाना। तेरा निजाम है सील दे जबान शायद की। कहने का मतलब ये, शासक हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि विद्रोह की आवाज को दबा दिया जाए, यानी कि कवियों को चुप करा दिया जाए। इस लाइन में तो ये कवि को चुप करा दिया जाए, लेकिन वो हर एक जनता को चुप करा देना चाहते हैं, और उनको ऐसे ही लोग पसंद है जो उनके विरोध में, उनके खिलाफ में कोई आवाज ना उठाए, कोई विद्रोह ना कर सके। ओके, शायद की हसरत क्या है? अभी आंसर भी दिया था बेटा। शायद की हसरत है कि बगीचे में सदैव गुलमोहर के नीचे गए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मगे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। शायद की हसरत यह है कि बगीचे में सदैव गुलमोहर के नीचे गए तथा मरते समय गुलमोहर के लिए दूसरों की गलियों में मगे, अर्थात वह मानवीय मूल्यों को अपनाए रखे तथा उनकी रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दे।
देखा समाप्त होता है। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उससे कोई सांकेतिक अर्थ निकलता है, समझ कर लिखें। अभी अभी आंसर दिया है मैंने। बोलो बेटा। आंसर तो मैं आपको दे चुकी हूँ। बेटा आशय तो मैंने आपको बता ही दिया। कहने का मतलब ये है, जीवन वही उत्तम है जो अपने घर की सुखद छाया में है और मरना वह उत्तम है कि दूसरों को सुख देने के लिए मरा जा। समझे? पहले शेर में चिराग शब्द का एक बार बहुवचन में आया और दूसरे में एक वचन में अर्थ में एवं काव्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। पहले में आया था चिरागा, ठीक है, इसका अर्थ है बहुत भारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। दूसरी बार एक वचन में चिराग हुआ, इसका अर्थ है सीमित सुविधाएं देना, उपलब्धियां देना, सुख सुविधाएं देना। दोनों का अपना महत्व है। बहुवचन के रूप में एक कल्पना को बताता है जबकि दूसरा रूप यथार्थ को, सत्यता को दिलाता है। यानी कि कहा था तो बहुत सारी सुख सुविधाएं देंगे और सीमित सुविधाएं भी नहीं मिली। कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्द करके उसकी अद्भुत कल्पना क्षमता का परिचय दिया है। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों के लिए है? गरीब लोगों के लिए। गरीब लोगों के लिए जो अपनी आवाज नहीं उठाते बल्कि वो हर एक समस्या को एडजस्ट करते चलते हैं, अर्थात अभावग्रस्त दशा में भी अपने जीवन को समेट कर जीते, अपने पैरों से पेट को ढककर अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन कभी आवाज नहीं उठाते। ऐसे ही लोगों की जरूरत है। किसको? सरकार को, शासक लोगों को। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायद की ये एहतियात जरूरी है इस बहस के लिए। ये तो वैसे भी मैं सब कुछ बता ही चुकी हूँ आपको। इसमें कवि शायरों और शासकों के बारे में बताता है। शायक सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, इससे सत्ता को क्रांति का खतरा रहता है। इसलिए इसी से बचाव के लिए वो क्या करते हैं कि इन कविताओं पर ही प्रतिबंध लगा देते हैं। इन पर